नमस्कार साथियों, आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जिस विगत वीडियो में जिन टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया उसमें राष्ट्रपति से संबंधित अभी बातें बची हुई हैं, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ा कि वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित है कि नहीं है या कैसे उनका वो प्रयोग करता है। इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने बड़े बारीकी स्तर से उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित ही, आज राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित टॉपिक को लगभग समाप्त करने की स्थिति में चला जाए और आज राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। न्यायिक शक्ति से क्या आशय है और इनकी शक्तियों में न्यायिक शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है या किन किन दायित्वों का निर्वहन करता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही न्यायिक शक्तियों का जिक्र करते हैं वैसे ही हमारे जहन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको यह पता होगा क्योंकि राष्ट्रपति बहुत आसान अध्याय है, सभी को इसके बारे में लगभग सब पढ़े हैं, इसको जानते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जहाँ विश्लेषण करना है उन सब बिंदुओं को लेकर हम लोग चलेंगे। पहला चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इसके जज होते हैं तो जजों की जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। जजों की क्या करता है? नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और साथ में नियुक्ति भी करता है और नियुक्ति के साथ साथ में उसको शपथ भी दिलवाता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलवाएगा। और आपको जैसे जजों को शपथ का मतलब हुआ कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति स्वयं व्यास अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वह इनको शपथ ग्रहण करवाएगा। हम लोग देखते हैं सामान्यतः कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसको शपथ तो राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन इसके अलावा सारे न्यायाधीशों को शपथ जो दिलवाने का काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाता है, चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हो जाता है और वो प्रतिनिधि बनने के कारण अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम करता है। तो इस बारीकी को एक जगह समझना होगा। दूसरा चीज़ है हाई कोर्ट का अगर जिक्र करें तो हाई कोर्ट में भी क्या करता है राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसको? जजों की नियुक्ति करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो शपथ दिलवाता था या यहाँ पर शपथ नहीं दिलवाता है, या शपथ नहीं दिलवाता है। कौन दिलवाता है शपथ? यहाँ पर वही भूमिका जो राष्ट्रपति का संघ में है वही भूमिका यहाँ पर राज्यपाल की हो जाती है, जो कि राज्यपाल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स को शपथ दिलवाएगा। उसके बाद इसका जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक, लेकिन एक काम और यहाँ करता है, नियुक्ति के अलावा एक काम क्या करता है? वो काम है इसका कि वो इसका ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र कैसे करेगा? ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र कैसे करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह से करेगा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की ट्रांसफ़र कर सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की जो प्रकृति में परिवर्तन आया है वो फैक्ट से हटकर रीजन और तथ्य और उसके कारण के बारे में चर्चा करके पूछा जाता है। पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रपति ट्रांसफ़र करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, कैसे करता है?
2-3 ऑप्शन दे देगा आपको मिलाकर कि मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति स्वयं करता है, राष्ट्रपति कैबिनेट के आधार पर करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जब अगर तथ्य और कारण वाले में मामला अगर आता है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी संकल्पना स्पष्ट है तो आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो राष्ट्रपति ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर अकेले नहीं करता है, अपने मन से नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? ये कंपल्सन है कि वो सीजेआई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 2 चीज़ें न्यायिक शक्तियों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। इसके बाद आते हैं इस पे तो देखेंगे कि अनुच्छेद 72 न्यायिक शक्तियों में एक मामला है अनुच्छेद 72 का, कि 72 क्या कहता है। 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों में सबसे बड़ी जो शक्ति इसमें इसको मिला हुआ है यह है, इसको कहते हैं दया याचिका या क्षमा याचिका। क्षमा, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है या दया याचिका कर देगा तो किसी को क्षमा कर सकता है। इसमें क्या क्या काम करेगा? सपोज करिए, मान लीजिए कि सबसे छोटे कोर्ट जो जिले में होते हैं उसको कहते हैं, अगर इसको कहें कि जिला कोर्ट, अगर जिला न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे रही है और उस व्यक्ति की फांसी की सज़ा को हाई कोर्ट बरकरार रख रहा है, फिर हाई कोर्ट के खिलाफ वो व्यक्ति जाता है, उसी सज़ा को, फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख रहा है, तो इसका मतलब कि न्यायपालिका के सारे सीरीज में उसको मौत की यानी मृत्युदंड की सज़ा, फांसी की सज़ा प्राप्त हुई है। अब वो क्या करे? उसके पास एक ऑप्शन बचता है, वो अनुच्छेद 72 प्रदान करता है राष्ट्रपति के पास अपील करने का। राष्ट्रपति के पास अपील करने का मतलब क्या हुआ? वह दया याचिका या क्षमा याचिका के रूप में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है। वह कह सकता है कि हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, या जो भी अपने इसका वकील अपने दलीलों के माध्यम से राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि आप हमारे क्लाइंट को माफ़ कर दीजिए, या क्या क्या करना है, उन सब बातों का जिक्र इसमें हम करेंगे। क्षमा याचिका या दया याचिका में 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी बातें? पहला चीज़ है कि एक तो पूरे सज़ा को क्या कर सकता है या माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है। पहला चीज़ मैं बताता हूँ अभी। दूसरा चीज़ क्या है? निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, इसको भी बता रहा हूँ अभी। कम कर सकता है, प्रकृति चेंज कर सकता है, प्रकृति चेंज कर सकता है। अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से, सेशन कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसको फांसी की सज़ा प्राप्त हो गई। फांसी की सज़ा प्राप्त हुई तो अब उसमें राष्ट्रपति के पास उस दया याचिका लेकर गया तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना होगा हम लोगों को। कि पहली बात है कि राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। कैसे माफ़ करेगा? कहेगा चलो इसकी सज़ा को माफ़ करते हैं, पूरी तरह उसको सज़ा को समाप्त कर सकता है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि कभी भी राष्ट्रपति, यह जो न्यायिक शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति का विवेक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये विवेक नहीं है। क्या है? ये भी जो क्षमादान या शक्तियों की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें में साफ साफ क्या है कि यह मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के सलाह पर, मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें माफ़ करना, निलंबित करना। सपोज करिए कि निलंबित का मतलब कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित कर देना, फिर उस सज़ा वही बरकरार रहेगी, कुछ दिनों तक उसको ख़त्म कर देना, कुछ दिन के लिए स्थगित करने का आशय है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई महिला है और वह जब उसको सज़ा मिला तो उस समय प्रेग्नेंट है, तो उस समय क्या होगा कि अगर उसको फांसी की सज़ा दी जाती है तो क्या होगा कि वह तो मरेगी, साथ में उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होगा। राष्ट्रपति इस कंडीशन में क्या करेगा? कुछ माह के लिए इसको निलंबित कर सकता है। फिर उसके बाद जैसे वो बच्चा हो जाएगा, जो भी आगे परिस्थितियाँ बनेंगी, फिर वो सज़ा वैसे ही उसको लागू हो जाएगी उसके ऊपर। तीसरा, कम कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को कम कर सकता है। मान लीजिए कोई सज़ा है, मृत्युदंड है, तो उसको किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिली हुई है, उसको 5 साल कर सकता है,
5 वर्ष कर सकता है। मतलब जो भी इस तरह की सजाओं को कम करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों में मिला हुआ है। प्रकृति चेंज करने का आशय क्या है कि किसी भी सजा की प्रकृति को बदल देने का आशय यहाँ पर यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिला हुआ है और उस व्यक्ति की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति उम्र कैद में बदल सकता है, या किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा मिली है तो उसको 10 साल 5 साल, मतलब कि वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है एक्चुअली, वो मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कैसे इस प्रकृति की चारों शक्तियों का प्रयोग करता है। या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आइए अनुच्छेद 143 की बात करते हैं, क्योंकि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही उसको भी रखा जाता है। हालांकि किताबों में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सलाहकारी शक्तियों के रूप में देखने को मिलता है, तो हम यहाँ सलाहकारी शक्तियों को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि इसी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत, क्योंकि न्यायिक पावर है तो उसको लेकर देख लिया जाए। अब ये जो केस में अभी जो मैंने बताया कि प्रकृति को लेकर, प्रकृति की जो बात कर रहा था, कि आप ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी के हत्या के बाद का मामला यह था कि राजीव गांधी केस में जब उनके हत्यारों को फांसी की सज़ा दे दी गई तो अंततः वह, मतलब पहले तो सेशन कोर्ट में मिला, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा। हुआ क्या कि उसके वकील ने फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका के रूप में अपील किया, और जब राष्ट्रपति के पास दया याचिका के रूप में अपील किया तो उस समय क्या हुआ था कि राष्ट्रपति महोदय बहुत दिन तक 8-9 साल तक उस फाइल को अपने पास रखे रहे, कोई डिसीजन नहीं दिया, और जब अंत में उन्होंने क्षमा नहीं किया तो फिर राष्ट्रपति के उस याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में उसका वकील गया और एक नए सिरे से उस केस को दाखिल किया गया। हाई कोर्ट ने उसके फांसी पर रोक लगा दी। एक ही जुर्म के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता, और यह सज़ा तो वैसे ही भोग रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय 10 साल लेट कर रहे हैं, 8 साल लेट कर रहे हैं, तो किसकी गलती है? वो सज़ा तो व्यक्ति पहले भोग चुका है, इसलिए उसके फांसी पर उसने रोक लगा दिया। वो मामला अभी भी चल रहा है, अभी उन व्यक्तियों को फांसी की सज़ा प्राप्त नहीं हुई है। अब आइए इनकी न्यायिक शक्तियों में 143 अनुच्छेद 143 सलाहकारी शक्तियों के रूप में इसको हम देखते हैं। सलाहकारी शक्तियों का आशय यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कैसा सलाह लेगा? जब भी सलाह लेगा वो कानूनी सलाह लेगा। मान लीजिए कभी राष्ट्रपति को महसूस होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संविधान का विवेचन होना चाहिए, संवैधानिक रूप से उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। वह 143 अनुच्छेद के तहत ये सलाहकारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। दोनों चीज़ ध्यान रखना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि अनुच्छेद 145 में क्या है कि जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, न्यायिक सलाह मांगेगा, उस कंडीशन में एक संविधान पीठ की व्यवस्था होगी। संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, और ये पीठ कम से कम 5 जजों की बेंच बनेगी। 5 जजों से कम नहीं बनेगी। वह पीठ जो होगा वह राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगा। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि इसके द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा, वह माने या न माने। एक बार ऐसा हुआ था, यह 1958 की बात है। 1958 की बात है। एक आप बेरूवारी वाद के नाम से जिक्र सुना होगा आपने कि बेरूवारी विवाद करके एक केस आया था। उस केस में ये बात हुई थी कि बेरूवारी जो एक जगह है, उस जगह को पाकिस्तान को सौंपना था, और पाकिस्तान को देने समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ नेहरू जी का, तो देने का जो मसला बना, तो उसमें ये हुआ कि कैसे किसी भारत के भूभाग को किसी देश को हम कैसे सौंप सकते हैं। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब भारत सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। कैसे मांगा था कि उन्होंने, राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने क्या किया, सलाह मांगा
सलाह मांगने का से सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया। अब मैंने कहा कि सलाह बाध्यकारी नहीं होगा, वो माने या न माने, लेकिन सलाह लेने का काम राष्ट्रपति भी कर सकता है और राष्ट्रपति के अलावा कैबिनेट कर सकता है। कैबिनेट राष्ट्रपति के माध्यम से करेगा, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास जो न्यायिक शक्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। यही है मेनली कि वह नियुक्ति करता है, शपथ दिलवाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र कर सकता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है, क्योंकि न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया जो है वो संविधान में वर्णित है। वो एक महाभियोग की संक्षिप्त प्रक्रिया है। जब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स की बात करेंगे हम लोग तो उस प्रक्रिया का बखूबी जिक्र किया जाएगा कि उन प्रक्रिया में क्या क्या अपनाया जाता है। अब आते हैं इसके हम दूसरे पहलू पर चलते हैं। राष्ट्रपति का एक शक्ति और है, हम उसको वित्तीय पावर कहते हैं। फाइनेंशियल जो पावर इसके हैं उसको लेकर चलते हैं, क्या है उसको समझते हैं कि फाइनेंशियल पावर में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ मौजूद हैं। अब देखिए वित्तीय शक्तियों का मतलब, वित्तीय शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वह इस तरह प्राप्त है कि मान लीजिए कि पहला जो इसमें पावर है राष्ट्रपति को वो ये है कि जो धन विधेयक होता है या कभी भी लोकसभा में लाने से पहले संसद में लाने से पहले क्या होगा, यह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। यह ध्यान रखिएगा। कभी भी धन विधेयक किसको कहते हैं, ये पूरा एक चैप्टर होगा, पूरा बकायदे इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सामान्य रूप से बताऊं धन विधेयक में जहां कर की बात हो, कर को घटाना, बढ़ाना, लगाना, कम करना, इन सब की बात हो, अधिग्रहण मतलब कि जहां पर पैसे की बात होती है, संचित निधि से संबंधित बात हो, तो ऐसे स्थिति में धन विधेयक के अंतर्गत आता है। धन विधेयक में पूरी विस्तृत बात करूंगा। फिलहाल धन विधेयक यहाँ ये समझिए, एक नाम समझिए कि धन विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना ही पड़ता है, तभी जाकर यह विधेयक संसद में रखा जाता है। मान लीजिए कि धन विधेयक आया और उसके बाद धन विधेयक को लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों पास कर दें। पास करने के बाद जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको कभी भी इनकार नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले ही हो चुका है। धन विधेयक पहले उससे सहमति लेकर लाया गया था, इसलिए इनकार नहीं कर सकता है। यह बिल्कुल क्लियर है। अब ये आप दिमाग में आपके आ सकता है कि धन विधेयक इनकार नहीं कर सकता, क्या संविधान में कहीं इसका उल्लेख है? बिल्कुल है। अनुच्छेद 111 की जब मैं पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जब बात किया था, अनुच्छेद 111 जो है वो साफ कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और ब्रैकेट में लिखा था धन विधेयक को छोड़कर। तो वहाँ से एकदम बिल्कुल साफ स्पष्ट निकलता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। इसको इस पर सहमति या स्वीकृति देनी ही पड़ती है। ध्यान रखिएगा, तो स्वीकृति उसको देनी ही पड़ेगी, ये तय है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति थोड़ा कमज़ोर है, वह उस विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। दूसरा चीज़, अब आइए एक और इसमें कि जो निधियां होती हैं राष्ट्रपति के वित्तीय पावर में, क्या जो निधि होती हैं, निधियां हमारे यहाँ 3 प्रकार की होती है। 2 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तीनों का जिक्र कर लेता हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसमें निधि जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहला होती है संचित निधि, क्या होती है इसके बारे में बात किया जाएगा। आकस्मिक निधि और एक होता है लोक निधि। इसको बहुत कम चर्चा में है, लेकिन 2 मेन होता है संचित और आकस्मिक। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण अधिकार होता है।
आकस्मिक निधि कौन सी निधि है? एक संचित निधि है। संचित निधि में सारे लगभग देश के प्रतिष्ठित संवैधानिक पदों के जितने भी लोग हैं उनके सारे कुछ सैलरी, उनसे संबंधित जो भत्ते होते हैं सब भारत के संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से जब पैसा लेना होता है, कुछ करना होता है संचित निधि से, तो संसद के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के उपरांत यूज किया जाता है। लेकिन सपोज करें कि मान लीजिए कभी अचानक भारत में कोई ऐसी घटना घट जाए कि पैसे की आवश्यकता हो, और पैसे की आवश्यकता हो, उस समय संसद के सदन न चल रहे हों, लोकसभा बिल्कुल न चल रहा हो, तो क्या होगा? उस कंडीशन में आकस्मिक निधि जो होती है, इस आकस्मिक निधि से कैबिनेट पैसा ले सकता है, निकाल सकता है। और कब लेगा? ये राष्ट्रपति के पास होता है। ये राष्ट्रपति पूर्व माली इसका पूरा जिम्मेदार होता है। तो राष्ट्रपति के सहमति से आकस्मिक निधि से पैसा लिया जा सकता है, यह ध्यान रखना होगा। यह वित्तीय पावर के अंतर्गत भी आता है। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या क्या और इसके साथ में है वित्तीय पावर के अलावा। वित्तीय पावर में और क्या क्या बातें हैं उसको जरा समझा जाए। वित्तीय पावर में अनुच्छेद 280 फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना होगा हमें। अनुच्छेद 280 जो है यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब वित्त आयोग का गठन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब राज्य और संघ में सबसे ज़्यादा जो विवाद का मुद्दा होता है, वो स्पेशली जो विवाद का मुद्दा होता है वो होता है धन को लेकर, करों को लेकर, कि कुछ कर राज्य लगाता है, कुछ कर केंद्र लगाता है, कुछ संग्रहण राज्य करता है, कुछ केंद्र करता है, कुछ दोनों करते हैं, फिर बंटवारा होता है। इसको लेकर बड़ा विवाद है। अब ये जो वित्त, जब संघ राज्य संबंध में वित्तीय संबंधों का जिक्र करेंगे तो इन करों का पूरी तरह हम चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे कर हैं कि जो केंद्र संग्रहण करता है, लगाता है, देता राज्य को है? कौन से कर है जो राज्य संग्रहण करता है, देता केंद्र को है? कुछ हिस्सा मिलता है, कुछ हिस्सा नहीं मिलता है। इन सब बातों का जिक्र हम केंद्र राज्य संबंधों में जब वित्तीय संबंध की बात करेंगे तो विस्तृत स्तर पर हम लोग किया जाएगा। फिलहाल अभी राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर इन राज्य और संघ के बीच वित्तीय झगड़े को निपटारे के लिए या वित्तीय रूप से केंद्र राज्य के संबंधों को और मजबूत करने के लिए हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 मेंबर यानी 5 लोगों की भी, सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ में हर वर्ष इस वित्त आयोग को राष्ट्रपति हर वर्ष राष्ट्रपति क्या करता है कि हर वर्ष वित्त आयोग को पूरा प्रतिवेदन रखने को आदेश दे सकता है, कह सकता है कि पूरा साल का ब्यौरा हमें संसद में रखवाना है, तो वित्त आयोग वो काम करता है। यह राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब आप छोटी छोटी शक्तियां हैं, क्योंकि चूंकि बड़े स्तर पर इसको बहुत बड़ा चीज़ नहीं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ इसके लिए। साथ में इसके साथ एक और शक्ति की बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कूटनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति। कूटनीतिक और सैन्य को एक साथ समझते हैं कि सैन्य और कूटनीतिक क्या होता है। कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां। अब आप देखिए कि सैन्य शक्ति का मतलब क्या हुआ। आप शुरुआत में अनुच्छेद 53 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। तीनों सेनाओं का सर्वा कौन होता है? वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो राष्ट्रपति जब तीनों सेनाओं का सर्वा होता है, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों सेनाएं होंगी, तीनों सेनाओं को कोई भी आदेश राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होना है, किसी देश पर आक्रमण करना है, या कोई देश हम पर आक्रमण कर दिया है उसका जवाब देना है, तो राष्ट्रपति ही इन तीनों सेनाओं को आदेश देगा कि आप उसका मुकाबला करें, उसका प्रतिरोध करें, उसका जवाब दें। तो जो भी सैन्य से संबंधित जो बातें होंगी वह राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आती हैं। साथ में सैन्य शक्तियों में ध्यान रखिएगा कि इनके कमांडर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान हमको रखना होगा।
अब आइए इसमें इसकी जो कूटनीतिक शक्तियों की अगर मैं बात करूं, कूटनीतिक शक्तियों में क्या होगा, कूटनीतिक में पहला चीज़ होगा इसमें कि यह राजदूतों की नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, और साथ में इसमें और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। अब राजदूत और उच्चायुक्त क्या हुआ, राजदूत का मतलब कि चूँकि भारत के साथ अन्य देशों के साथ संबंध है, तो अपने दोनों देशों के संबंध बनाने के लिए हर देश में एक राजनयिक केंद्र होता है, उस राजनयिक केंद्र का जो प्रमुख होता है वह राजदूत कहलाता है। भारत का एक अधिकारी वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर रहता है, वह दोनों संबंधों के बीच के समन्वय का काम करता है दोनों देशों के संबंधों में, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और ध्यान रखना है यहाँ पर, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनका कोई टाइम, इनका टेन्योर नहीं कोई है कि गए 5 साल फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब बुला सकता है, राष्ट्रपति जब चाहता है उनको बर्खास्त कर सकता है, इनके जगह किसी और कोई नियुक्ति कर सकता है, यह ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2 चीज़ें लिखा हूँ, राजदूत और उच्चायुक्त। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर ये राजदूत क्या होता है और ये उच्चायुक्त क्या होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि उच्चायुक्त, चूँकि जो भी ब्रिटेन के गुलाम रहे, जो भी देश ब्रिटेन के गुलाम रहे बाद में आज़ाद हुए, उसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल देश या राष्ट्रकुल, राष्ट्रमंडल। ये राष्ट्रमंडल लगभग वही 54-55 के आसपास हैं। 54-55 जो देश हैं, इन देशों के अंदर जब इसी पद की जब नियुक्ति होती है तो केवल पद का नाम उसको कहते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त कहा जाता है। और वही उन राष्ट्रकुल देशों के अलावा, राष्ट्रमंडल देशों के अलावा देशों में जब उनकी नियुक्ति की जाती है उनको हम राजदूत कहते हैं, उनको हम एम्बेसडर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति के कूटनीतिक और सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। बस इसमें, क्योंकि इसके बाद जब मैं जो भी क्लास हमारी चलेगी उसमें हम आपातकाल की बात करेंगे, और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की इन शक्तियों से ज़्यादा विस्तृत है, उसको हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे।